तो पिछले सत्र में हम लोगों ने दृष्टांत कुंडली कैसे बनती है। ठीक है, 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं। 16 वर्ग कुंडलियों में उसमें लग्न है, होरा है, दृष्टान है, उसके बाद चतुर्थांश है, सप्तमांश है, नवमांश है, दशमांश है इत्यादि षोडश वर्ग कुंडलियां भवंती। तो उनका निर्माण कैसे होता है और ज्योतिष में फल कथन में उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। षोडश वर्ग कुंडली को यदि मैं एक शब्द में कहूं तो ये एक रिसर्च पेपर्स हैं कुंडली के, है ना। लग्न कुंडली से फलित करने के बाद में उसकी पुष्टि ये वर्ग कुंडलियां ही करती हैं। तो इसमें सिद्ध हस्तता होना बहुत आवश्यक है। सिद्ध हस्तता इस मायने में कि आप पुष्टि कर पाए कि जीवन में जो प्रारब्ध लिखा है वो घटित होने की उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये वर्ग कुंडली डिसाइड कर देती है, मोहर लगा देती है। तो जैसे गृहस्थ कांड से हम भाई बहनों का विचार करते हैं, उसी तरह से चतुर्थांश कुंडली से हम लोग तुर्यांशे भाग्य चक्रम, भाग्य का विचार किया जाता है। भाग्य में सुख संपत्ति भी आ जाती है ना, धन धान्य सब आ जाते हैं उसमें। तो अब उस कुंडली पर आने से पहले हम लोग एक पद पढ़ेंगे, संस्कृत का पद है और इसका बड़ा संबंध है आज की चतुर्थांश कुंडली से। ठीक है। सनत कुमार सनकः सनंदन सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूराजिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया कि जो सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और आगे लिखा आसुरी, पिंगलऊ यानी पिंगल, ये कुल कितने हो गए? ये ऋषिगण हैं सबके सब। सनक, सनातन, सनंदन के विषय में आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले जब अपनी सृष्टि की, तो सृष्टि में उन्होंने अपनी मानसिक सृष्टि से इन चार सनत कुमार, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये चार ऋषियों ये उत्पन्न हो गए। लेकिन ये परम वीतरागी स्वभाव के थे, भगवत भक्ति में संलग्न थे। इनसे कहा गया तुम सृष्टि का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाओ, लेकिन बोले हम तो भगवत भक्ति ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना कि इनकी आयु जो है वो स्थिर हो गई भगवत भक्ति के प्रताप के कारण। ये सर्वदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। ये चारों जो कुमार हैं, ये चारों के चारों 5 वर्ष की ही अवस्था में रहते हैं। तो ये हैं सप्त स्वरा हैं, 7 स्वर हैं संगीत के स्वर। क्या क्या है वो? षडज है ना। सारे गामा पाधानी, षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये सप्त स्वरा भवंती। उसके बाद लिखा सप्त रसातलानि कुर्वन्तु, ये सब हमारे सुप्रभात को करें, गुड मॉर्निंग करें, हमारी मतलब हमारे दिन को अच्छा करें, शोभन करें। तो सप्ततल क्या है वो? अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये अधोलोक है, पृथ्वीलोक से नीचे। ये मेरे प्रातः काल को शोभन करें, मंगलमय करें, प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग यहाँ। फिर उसके बाद लिखा सप्तार्णवाह, अर्णव कहते हैं समुद्र को, 7 प्रकार के समुद्र हैं। सप्त कुलाश्चलाश्च, सप्त कुल पर्वत हैं। कुल अचला, अचला किसको कहते हैं? पर्वत के लिए आता अचल, जो चल नहीं सकते। तो 7 कुल पर्वत हैं वो। सप्त गण हैं, सप्त ऋषि गण हैं, है ना, अरिचि, मरीचि इत्यादि। और फिर द्वीप, सप्त द्वीप हैं। और वनानि सप्त, और 7 प्रकार के वन हैं। और भू आदि कृत्वा, 7 प्रकार के लोक हैं, भूलोक, भुवन लोक, स्वर्ग लोक इत्यादि। ये सब के सब क्या करें? कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। तो ये जो सनत कुमार, सनक, सनंदन है ना, इनका संबंध हमारी चतुर्थांश कुंडली से है। कैसे है देखो, समझते हैं हम लोग, आइए। तो 10 वर्ग विचार जब हम करते हैं तो उसमें 10 वर्ग कुंडलियां हम लोग बनाते हैं।
षड वर्ग, ग्रह यानी कि लग्न, होरा, दृष्टांत, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, इन 6 वर्ग कुंडलियों को हम सामूहिक रूप से षड वर्ग कहते हैं। जैसे कहीं पर अगर ये विचार आए कि भाई ये ग्रह जो है वो षड वर्गों में बली होना चाहिए, तो षड वर्ग का मतलब क्या होगा वहां पर? लग्न, होरा, दृष्टांत, नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश से होगा। ठीक है ना? इसी प्रकार जब सप्त वर्ग की बात की जाएगी, तो सप्त वर्ग का मतलब उसमें सप्तमान जोड़ जोड़ दीजिए आप इन 6 वर्गों में, तो 7 वर्ग कुंडलियां जो बनेंगी उनको हम सामूहिक रूप से सप्त वर्ग कहेंगे। इसी तरह से इन सप्त वर्गों में आप दशमांश, षोडशांश और षष्ठांश ये और जोड़ दीजिए, 3, तो ये 10 वर्ग बन जाएंगे, इनको 10 वर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद चतुर्थांश, है ना? उसके बाद विंशांश, चतुर्विंशांश, सप्तविंशांश, कवेदांश, अक्षवेदांश, षष्ट्यांश, ये भी आप जोड़ देंगे तो मिलाकर के कुल कितने हो जाएंगे बताइए? षोडश वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, आवाज तो मेरी आ रही है सभी को? जी आम अब हाँ, तो षोडश वर्ग कुंडलियां ये होती हैं। अब हम इनमें से, हम षोडश वर्गों को मैं आपको डीपली बताने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग ग्रह पर विचार कर चुके, होरा कुंडली के बारे में जान लिया, कैसे निर्माण होता है इसका पिछले सत्रों में, देशकाल के विषय में समझ लिया। आज हमारा विषय चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश राशि से स्पष्ट हो रहा है। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा, एक राशि का चौथा भाग। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा गया बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कि स्वरक्षादिकेन्द्रपतयस्तुर्यान् शेषः क्रियादिषु सनकश्च सनन्दश्च कुमारश्च सनातनः। स्व, अक्ष आदि जो हम ये बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इन चारों का जो स्वामी होता है वो कौन होता है? कौन कौन होते हैं? प्रथम चतुर्थांश, देखिए एक राशि के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से करने हैं आपको, चौथा हिस्सा निकालना है तो चतुर्थांश निकल के आएगा। एक राशि 30 अंश की है, तो चौथा हिस्सा कितने अंश का होगा? 7.5। 7.5 अंश का होगा। तो 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 4 हो गए ना? तो एक राशि में कितने चतुर्थांश हुए? 4 चतुर्थांश हो गए। तो चारों चतुर्थांशों के जो स्वामी होंगे वो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे चारों चतुर्थांश? कि पहले 7.5 अंश तक अगर कोई है तो स्वयं माने वो अपनी ही राशि में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, स्वयं का मतलब 1 नंबर लिख दिया। अगर मान लीजिए मेष राशि है 7.5 अंश तक, तो मेष राशि में वो चला गया चतुर्थांश में और उसके स्वामी हो गए मेष, तो मेष का ही चतुर्थांश बना देंगे हम। चतुर्थांश जो लगन आएगी वो मेष आ जाएगी। फिर क्या लिखा? फिर लिखा अक्ष। ठीक है, चतुर्थ, अक्ष माने चौथा भाव। वहां पर क्या लिखा? अगर 7.5 अंश से अगले 7.5 अंश तक है तब उसके जो होगा वो चौथा होगा। ठीक है, चौथी लगन निकल के आएगी। तो मेष राशि से चौथी चौथी राशि कौन सी होती है? कर्क। तो 7.5 से और 15 अंश तक अगर है तो वह कर्क में जाएगा, कर्क के चतुर्थांश में। फिर ऐसे ही 7.5 से 15 से अगले 7.5 अंश तक है, यानी कि 22.5 अंश तक है, तब वो तुला में चला जाएगा, उससे 7वें में। ठीक है ना? और 22.5 से 30 अंश तक है, तब वो मेष से 10वीं राशि में चला जाएगा। माने पहला चतुर्थांश उसी का, दूसरा चतुर्थांश उससे चौथी राशि का, तीसरा चतुर्थांश उससे 7वीं राशि का, और चौथा चतुर्थांश उससे 10वीं राशि का होगा। तो ये सभी 12 राशियों का इसमें लिखा है। जैसे वृष राशि में है तो पहला तो वृष राशि का ही हो गया 7.5 अंश तक। फिर 7.5 से 15 अंश के बीच में है, तब वृष राशि से चौथा कौन सा बनेगा? 2, 3, 4, 5, यानी कि सिंह का हो जाएगा। टेबल में भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया कि नहीं? ये विषय समझ में आया कि नहीं? आ रहा जी आ रहा गुरु। है, जी आ रहा गुरु। है। ठीक है। जी। तो पहला
तो उससे चौथा, फिर तीसरा वाला उससे सातवां, और चौथा वाला उससे 10वां हो जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में होगा तो उसके स्वामी होंगे सनक, दूसरा चतुर्थांश के स्वामी होंगे सनंदन, तीसरे चतुर्थांश के स्वामी होंगे कुमार, सनत कुमार, है ना, और चौथे चतुर्थांश के स्वामी होंगे सनातन। तो मैंने जो प्रथम पद पढ़ा था ना, आपसे कहा था कि इन चारों का संबंध हमारे आज की चतुर्थांश कुंडली से है। अब बनाते कैसे हैं देखिए। ये आपको एक तरफ लग्न कुंडली दिख रही होगी, एक तरफ आपको डी4, डी4 का मतलब डिविजनल चार्ट चौथा वाला यानी चतुर्थांश। तो देखिए, अब मेष लग्न है इसमें। मेष लग्न है, कितने डिग्री की है? ऊपर लिखा है ACASC असेंडेंट, असेंडेंट के आगे एरीज लिखा हुआ है, एरीज का 25 मतलब डिग्री मेष, मेष राशि, मेष लगन की। 25 डिग्री 40 मिनट। 25 अंश 40 कला, 40 विकला, कला। तो 25 अंश समझ लीजिए मोटा मोटा। विकला। तो ये किस में आ गया? ये आखिरी चतुर्थांश में आ गई है ना। मेष लगन जो है वो आखिरी चतुर्थांश में है। तो बताइए, जब आखिरी चतुर्थांश में हो यानी कि चौथे चतुर्थांश में हो, तो क्या करते हैं हम लगन निकालने के लिए चतुर्थांश की? उससे चौथी राशि की लगन लेते हैं। चौथी की लेते हैं, सातवीं की लेते हैं, या 10वीं की लेते हैं? तो 10वीं की। 10वीं की हाँ, लगन लेते उससे 10वीं राशि 10वीं। की लगन लेते हैं। अब आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। तो चौथी राशि 10वीं राशि कौन सी हुई मेष से? मकर हो गई। मकर। लेकिन यस। चतुर्थांश की जो लगन आ गई वो मकर लगन हो गई। यहाँ पर हमने ऊपर मकर लिखा, ठीक है। अब ग्रह स्पष्ट हैं, नीचे दे रखे हैं सभी ग्रहों के। अब उन ग्रहों को लिखिए, ग्रह कौन कौन से चतुर्थांश में आएगा। जैसे सूर्य है, तो सूर्य किस राशि में है? सम्राट जी बताइए। गुरु जी सूर्य है। लगन कुंडली एक में देख सेकंड। लीजिए। जी जी। वृश्चिक राशि। 8 स्कॉर्पियो में। वृश्चिक में है। स्कॉर्पियो वृश्चिक में जी। कितने डिग्री के हैं? 24 डिग्री यानी कि 24। चौथा 24। चतुर्थांश होगा। 24 डिग्री, तो भैया 22.5 अंश तक होता है तीसरा, 22.5 से और 30 जी। तक चौथा, तो ये भी चौथे में गए। चौथे। यस। तो जी वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक से 10वीं राशि कौन सी हुई? वृश्चिक से काउंट करिए। 8 9। 8 9 10 11 वृश्चिक। 12 1 2 3 लियो। 4 5। लियो। जानना। लियो। सिंह हो गए। यस। तो देखो चतुर्थांश में सिंह में सूर्य लिखे हुए हैं, अष्टम भाव में, जी। है ना। हाँ। यस। यस। ठीक, निकेश जी आप बताइए अब चंद्रमा के बारे में। मून एक्वेरियस। गुरु जी, हाँ कुंभ में है हाँ और मून की डिग्री है 16-33। तो हाँ ये 7 7 दूनी 14 और 15 और हाँ 16, ये तीसरे, यानी मून तीसरे इसमें जाएंगे। तो कुंभ से तीसरी राशि, तीसरा 7, कुंभ से 7वीं राशि में जाएंगे। हाँ, कुंभ से 7वीं राशि कौन सी होती है? जो कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह में आना चाहिए। और। सिंह में देखिए, चंद्रमा सिंह में ही लिखे हुए नहीं। हैं। यस। हाँ, ठीक बताया आपने। नहीं नहीं, ठीक लेकिन बताया ये आपने। सिंह में नहीं है, सिंह में तो हाँ है। ठीक है, ठीक। सिंह में ही है ना, दिख। सिंह में ही होंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जी जी। अब वो आरती जी आप बताइए हाईलाइट नहीं है ना गुरु जी। मंगल के बारे में। मार्स तो Mars is in 8th house in Scorpio. हम्म, The degree is 3 थ्री 3 फोर्टी degree सिक्स present. So हाँ first, yeah. So first itself, हाँ, फर्स्ट डिविजन चार्ट में फर्स्ट। yeah, first division, yeah. हाँ, So it is in. So first से हम कहाँ लेंगे सर? फर्स्ट में स्वयं उसी राशि पहले का का लेंगे। पहले में। So it is in 8th house, but yeah, हाँ, चतुर्थांश में अगर कोई ग्रह पहले 7.5 अंश तक है, इसमें। तो वो हाँ लग्न जी। कुंडली में जिस राशि में लिखा हुआ है वही हाँ जी, उसी उसी में। राशि का उसी में। चतुर्थांश होगा। तो Okay. वृश्चिक में ही मंगल लिखे हैं डी4 Vishik, कुंडली में, yes. देखिए आप, है ना। Yes, yes, sir. In ऐसे 11th करके हम house. लोग सभी Yeah. ग्रहों का निकाल लेते हैं। इस तरह से ये चतुर्थांश कुंडली बन जाती है सभी ग्रहों का स्पष्ट देखने से। बस आपको लग्न कुंडली में ग्रहों के स्पष्ट पता होने चाहिए, और लग्न का स्पष्ट पता होना चाहिए, लग्न कितने डिग्री की है। तो गणित आप कर ही लोगे, अन्यथा उसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी हैं। आप शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहते हो तो भाई ऐप का प्रयोग करिए, लेकिन खुद भी गणित करना हमको आना चाहिए। अब देखिए, अब इसका फलित करते कैसे हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी
कि पहले चतुर्थांश के स्वामी कौन है, बताइए। सनक। सनक। सनक सनक। सनक। स्वयं। सनक है। स्वयं सनक की राशि। स्वयं की राशि के पहले चतुर्थांश की। तो मैंने बताया ना कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो ये सनक सनातन सनंदन ये सब चारों के चारों मानस पुत्र हुए। सृष्टि के कार्य में इनकी कोई प्रवृत्ति थी नहीं, सहज स्वभाव के थे, विरक्त रहते थे और अधिक से अधिक भगवान का भक्त जब जब करते रहते थे, करते रहते हैं अभी भी ये। तो अब देखो आप, चार ही तो वेद हैं, सनक सनातन सनंदन कुमार सनातन, ज्ञान के स्रोत हैं एक तरह से। भाई वेद तो एक ही है, लेकिन वेद की जो है विवेदक दृष्टि से देखें अगर हम विषय की दृष्टि से तो चार है, ऋग यजु साम और अथर्व, है ना। और आप पाओगे कि चार ही मुख्य दिशाएं हैं, यद्यपि दिशाएं 10 हैं, चार विदिशाएं हैं, दो ऊपर नीचे की दिशाएं हैं, एक ऊपर एक नीचे, और चार मुख्य हैं। तो मुख्य दिशाएं तो चार ही हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एक तो ऋषियों के स्वभाव, ऋषियों के गुण आपको मिलेंगे। जिस चतुर्थांश की लग्न आएगी निकल करके, मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश की लग्न आ गई, इसके माने सनक स्वामी हो गए। दूसरे चतुर्थांश में चला गई लग्न तो वो सनंदन हो गए। तो आपको सनक सनंदन कुमार सनातन का चरित्र आपको पता होना चाहिए। इन चारों ऋषियों के चरित्र क्या है ना। तो अब क्या होगा, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि बृहद पाराशर में क्या लिखा, हम D4 से क्या देखते हैं, तुर्याशे भाग्य। भाग्य चिंतनम, भाग्य। भाग्य। ऐसा लिखा गया। तुर्यांशे भाग्य चिंतनम, तुर्यांश का मतलब तुर्य, तुर्य भाव को उसको कहते हैं, चतुर्थ भाव को। तो तुर्यांश यानी कि चतुर्थांश, चतुर्थांशे भाग्य चिंतनम, भाग्य का विचार किया जाता है। तो एक तरह से ये समझिए कि भाग्य का सूक्ष्म विश्लेषण किया जा रहा है। तो ये यानी कि नवम भाव के भी विषय इसमें आ गए। हम लोग लग्न कुंडली में भाग्य भाव किसको कहते हैं, नवम भाव को। तो नवम भाव के विषय भी आ गए, ठीक है। और नवम भाव के विषय आ गए तो चतुर्थांश का प्रयोग करने के लिए आप देखिए इस लगन कुंडली में कितने ग्रह कहां कहां बैठे हैं। एक कुंडली दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली, ये लगन कुंडली देखिए, इसमें क्या क्या कौन कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। बहुत बलवान चतुर्थांश कुंडली है ये, अगर आप इसको समझ गए तो। देखिए चंद्रमा कहां बैठे हैं, दसम भाव में, मकर राशि में है। और वहां से अच्छा। सप्तम दृष्टि से कहा देख रहे हैं वो, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी खुद कि के घर का। चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव बली हो रहा है। जिस भाव के स्वामी, जो भाव होता है, अगर उसको उसका भाव का स्वामी देख रहा हो, वो भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो भाव कैसा हो जाता है, बलवान हो जाता बलि। है ना। तो चतुर्थ भाव बली हो गया यहाँ पर। अब चतुर्थ भाव के विषय क्या है, माता है, भूमि है, भवन है, घर। ये घर सब है। चीजें बलवान हो गई ना। जी। फिर वाहन। देखिए हाँ। बृहस्पति, देखिए बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं, बृहस्पति भाग्य को देख रहे हैं, भाग्य। यस। अपने ही भाव को देख नाइन्थ रहे हाउस। हैं, है ना। तो जी। नवम भाव भी बलवान हो गया। फिर देखिए शनि कहाँ बैठे हैं, शनि अष्टम। स्कॉर्पियो में। अष्टम भाव। हाँ स्कॉर्पियो में बैठे हैं, अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि में। वहां से बताइए शनि की पूर्ण दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। एक तो 1, 2, 3, एक 10वें। रुकिए अभी, अभी रुकिए, अभी निकालते हैं उसका पता। मनीषा चौहान जी बोलेंगे इसमें, और कोई नहीं बोलेंगे। मनीषा जी बताइए शनि कहाँ कहाँ देख रहे हैं इसमें पूर्ण दृष्टि से। मनीषा जी को आवाज आ रही है मेरी, नहीं। आ रही है गुरु जी, आ रही है। आप बताइए, आवाज चुप मत होइए, मौन स्वीकार नहीं है। हाँ, वो म्यूट अनम्यूट नहीं हुआ था, हाँ बोल रही थी बताइए, मैं। शनि पूर्ण दृष्टि से किस किस भाव को देख रहे हैं। 10वें भाव को देख रहे हैं एक तो। अच्छा,
दूसरे भाव को देख रहे हैं। और और पांचवे भाव को देख रहे हैं। तो बताइए आप कौन सा भाव बलवान हो रहा है यहाँ? कोई नहीं बोलेंगे बाकी, और इन्हीं को बताने दीजिए, ये बहुत शिकायत करती हैं। हाँ, चुप क्यों हो गई बताइए। भाई सत्यनारायण की कथा थोड़ी चल रही है यहाँ पर कि आए, सुना, अंत में ताली बजाई और चल दिए। भैया इसको पिछला भी याद करिए। शनि की दृष्टि जिन भावों में पड़ रही है, उन भावों में से कोई एक ऐसा भाव बताओ जहां शनि की ही राशि हो, तो वो भाव बलवान हो जाएगा ना। हाँ, जी। तीसरा यानी दशम टेंथ भाव। हाउस। ये जहाँ टेंथ 10 हाउस। नंबर लिखा है जहां मकर। 10 नंबर लिखा है, हाँ यस। वो जी। भाव बलवान हो गया। भाव का अधिपति अपने घर को हम्म। देख रहा है, तो 10वां भाव भी बलवान हो गया यहाँ पर। ठीक है। और गुरुजी अपनी अपनी उच्च राशि को भी देख रहे हैं। यस। हाँ, नहीं 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 देख रहे उच्च हैं। राशि को कैसे देख रहा उच्च है? राशि। नहीं देख रहे हैं। जल्दीबाजी मत गलती हो गई। करिए भाई। हाँ, अब आप देखिए आगे। अब शुक्र को देखिए, शुक्र कहाँ बैठे हैं? अपने ही राशि में। अपने अपनी ही। शुक्र अपने राशि ही में। राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो सप्तम भाव भी बलवान हो गया, है ना। यस। और दूसरा भाव भी तो बलवान हुआ। मून। भाई दूसरे भाव के अधिपति कौन है? शुक्र। वीनस। शुक्र। शुक्र है, शुक्र। वो भी तो अपने ही घर में बैठे हैं, तुला में। यस। तो दूसरा जी। भाव भी बलवान हो गया। हाँ। फिर देखिए, अब इतने सारे भाव बलवान हो गए। कौन कौन से बलवान हो गए? 10वां भाव, शुक्र शनि। व्यक्ति का यस। कर्म क्षेत्र बलवान हो गया। सप्तम बलवान हो गया। दूसरा भी बलवान हो गया। भाग्य भी नवम बलवान बलवा। हो यस। गया, है ना। यस। तो भैया इतने सारे बलवान भावों के द्वारा ये जो योग बने, इन्होंने चतुर्थांश कुंडली को महत्वपूर्ण बना दिया, नहीं बना दिया? यस। ये कुंडली कितनी बलवान हो गई। तो महर्षि पराशर ने स्पष्ट लिखा कि जिसकी चतुर्थांश कुंडली बहुत बलवान होती हो, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। आप उनकी चतुर्थांश कुंडली चेक करिए, ठीक है, आपको बल मिल जाएगा लिखने के लिए, पुष्टि करने के लिए। तो भाग्यवादी, तुर्यांशे भाग्य चिंतनम। तो भाग्य विचार कह देने से ही भाग्य के संपूर्ण सुख व्यक्ति को मिल जाते हैं, सुख संपत्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है जीवन में? उसकी जो सुख संपत्ति का स्तर होता है, जो भाग्य का स्तर होता है, वो उसमें स्थायित्व बना रहता है। समझ में आ रही है? अब देखिए, लग्नेश कौन है इस कुंडली के? एरीज। मंगल। मंगल है। मंगल कहाँ मंगल। बैठे हैं? भाग्य भाव में। भाग्य भाग्यवान में। भाग्य किसके भाव में। किसके किसके घर बैठे हैं? मित्र की राशि में। मित्र के भाव। मित्र के घर बैठे गुरु। हैं, और जिसके घर बैठे हैं वो अपने घर को देख रहा है, यस। जी। तो भाग्य भी बलवान हो गया, है ना। तो चतुर्थांश अपने कुंडली का, त्रिकोण बन गया। हाँ चतुर्थांश सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए। चतुर्थांश कुंडली का यदि लग्न मजबूत हो जाए और लग्नेश मजबूत हो जाए, तो जातक के जो सुख होते हैं, भाग्य के सुख, वो बने रहते हैं, जीवन भर बने रहते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात बताऊं आपको, यदि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि है। जी गुरु की है। हालांकि गुरु की है। दृष्टि का विचार इसमें लग्नेश। होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो बुध लगन में ही बैठे हुए हैं, है ना। शुक्र की दृष्टि है। अच्छा, अब एक बात और देखिए, जैसे हमने अभी पहले जन्म कुंडली देखी थी जो हमने बनाई थी, इस जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी कौन है? मंगल। क्यों? भाग्य भाव। गुरु। गुरु है। गुरु। लग्न यस। गुरु कुंडली। है। लग्न गुरु, कुंडली में। लग्न ठीक है। कुंडली में गुरु कहाँ बैठ गए जाकर शुक्र। के? चतुर्थांश में। सर जुपिटर सेकंड इज इन। दूसरे भाव में। हैं? लग्न दूसरे में। भाव में शनि के एक्वेरियस में। कुंभ में। दूसरे भाव में बैठ गए हैं। हम्म। चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए, अ, लग्न कुंडली के जो चतुर्थेश हैं,
और लग्नेश है, वो कौन है? सर मंगल चतुर्थेश है। इज मून मून एंड है, मंगल। लग्नेश इज मार्स। मंगल और चंद्रमा है। अच्छा। यस। जी। ठीक है, तो चंद्रमा का संबंध बना भाग्य से। 11th हाउस। बताइए, चंद्रमा का भाग्य से कोई संबंध बना? नहीं बना। नहीं। लग्नेश का संबंध बना मंगल का भाग्य से कोई? 9th भाव में है ही सर। हाँ, मंगल कहाँ बैठे हैं? चतुर्थांश कुंडली में। स्कॉर्पियो में। अच्छा चतुर्थ। स्कॉर्पियो नहीं, अपने ही उसमें बैठे हैं, अपने ही यस राशि के स्कॉर्पियो। चतुर्थांश में, है ना? यस 11th हाउस। यस। तो यह लग्नेश मजबूत है, लग्नेश लाभ में जी। बैठ गए, वहां जाकर के अच्छी स्थिति हो गई। फिर देखिए, चतुर्थ भाव के विषयों का भी विचार करिए आप इससे। तो यहाँ पर चतुर्थेश कौन है? चतुर्थांश कुंडली के चतुर्थेश कौन है? सर मंगल। मार्स। मंगल, मार्स। मार्स, है यस। ना? तो मंगल को चल अचल संपत्तियों का कारक माना जाता है, भूमि का भी कारक माना जाता है। तो मंगल बलवान हो गए, तो चतुर्थ के विषय भी बलवान यहाँ पर हो गए। आप देखिए, चूंकि चंद्रमा बलवान नहीं हुए, चंद्रमा चतुर्थांश कुंडली के कहाँ जाकर के बैठ गए? अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए, है ना? तो इसका मतलब ये यस। हुआ कि थोड़ा सा चरित्र दूषित हो गया, व्यक्ति का मन थोड़ा सा दूषित हो गया, थोड़ा चालाक किस्म का, थोड़ा धूर्त किस्म का जातक ऐसा हो सकता है। तो ये जो चीज मैंने आपको समझाई आज, है ना, ये तो एक छोटा सा एक नमूना मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि वर्ग कुंडलियां दरअसल क्या कर रही हैं। वर्ग कुंडलियां हमारे लग्न कुंडली के जो भाग्य भाव है उसको ही पुष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। तो जितनी चतुर्थांश कुंडली बलवान हो जाएगी, व्यक्ति के जीवन में भाग्य के सुख उतने ही अधिक बलवान हो जाएंगे, है ना? तो ऐसे करके आपको विचार कर लेना। आपको किसी की शंका हो तो पूछें, बहुत जरूरी है। तो आप मेन सूत्र याद रखिए कि हर वर्ग कुंडली में कितने ग्रह जो है वो बलवान है। अपनी राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, या अपने अपने भावों को वो देख रहे हैं कि नहीं। ये सब चीजें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जो भी ग्रह, अधिक से अधिक ग्रह अगर उस वर्ग कुंडली में, अपने राशि में, अपनी उच्च राशि में उसमें बैठे हुए हैं, अपने मित्र के वर्ग में बैठे हैं, तो समझ लीजिए वो वर्ग कुंडली बलवान हो गई। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए, चतुर्थांश कुंडली है ये, इसमें केतु बैठे हैं चौथे भाव में। केतु तो पाप ग्रह है, राहु केतु के प्रभाव में आ गया चौथा भाव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्थ भाव के किसी ना किसी विषय में इस व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। दूसरी बात, चतुर्थेश कहाँ बैठे हैं? तुला में जाकर के। सूर्य, चतुर्थेश कौन है? सूर्य ही तो है। और सूर्य कैसे हो गए? नीच के हो। यस। जी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? नीच के। इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं चौथा भाव किसी ना किसी पक्ष में पीड़ित हो रहा है, या तो माता का सुख नहीं मिलेगा, है ना? तो ये थोड़ा सा डीप विषय बन यस। जाता है इसमें। ऐसे करके आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि भाग्य का विचार करने के लिए सर चतुर्थांश कुंडली देखिए आप। इससे हम माता और भूमि का विचार भी कर लेते हैं। वाहन के लिए षोडशांश कुंडली का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि वाहन का विचार भी चतुर्थ भाव से होता है, लेकिन अगर आप देखो तो षोडशांश कुंडली के बारे में, ये षोडशांश कुंडली मतलब 1/16, और चतुर्थांश का मतलब 1/4, चौथा हिस्सा, है ना? तो 1/4 का 1/4 कितना हो गया? बताइए। 16। 1/16 हो गया, षोडशांश बन गई ना क्या कर गुरुजी? भाई। एक बटे यस। चार का 1/4 कितना हुआ? 1/16 ही तो हुआ। एक तो जी। 16। है यस ना, 1/4 इंटू 1/4, यस 1/16। 1/4। यस 1/16 मतलब षोडशांश, यस। षोडशांश से वाहन का विचार हो रहा है वहां पर। तो वो चतुर्थांश का ही तो चतुर्थांश हो रहा है। षोडशांश क्या है? चतुर्थांश का ही तो चतुर्थांश है। तो ये जो है
हर वर्ग, जैसे हमने होरा कुंडली की बात करी थी, होरा कुंडली बलवान है तो क्या कहोगे आप? कि जातक के जीवन में धन का सुख अच्छा रहेगा। होरा से क्या देखते हैं हम लोग? धन का ही तो सुख देखते हैं। इसी तरह से दृष्टांत कुंडली में बराबर देख लिया, ग्रह अच्छे वर्गों में है तो क्या कहोगे आप? दृष्टांत में, दृष्टांत से किसका विचार करते हैं? भाई बहनों के सुख का, छोटे भाई भाई, बहन सबका। छोटे भाई बहनों का सुख जीवन पर्यंत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये ऐसे ही, अब ये D4 हमने देख लिया, व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सुख, संपत्ति का स्तर कैसा रहेगा, है ना। तो उसके लिए अगर चतुर्थांश कुंडली बलवान है तो हम जो है इसको हम ये मान लेंगे कि जातक के जीवन में जो प्रारब्ध है सुख, संपत्ति, भाग्य का, वो अच्छा है। ठीक है बस जी। सर एक क्वेरी थी। हाँ हाँ पूछिए। जैसे अभी आपने कुंडली दिखाई, उसमें चतुर्थ भाव में केतु बैठे हुए थे, हम्म। तो केतु के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, वही केतु केतु को धर्म या विरक्ति का कारक भी माना गया है। नहीं उसको देखेंगे। तो हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। केतु पाप तो ग्रह क्या है। हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि जो चतुर्थ भाव। जी। हम्म। हाँ ये भी देख तो सकते मैं हैं जैसे कि ये पूछना चाह व्यक्ति। रही थी कि हम जैसे केतु है अगर यहाँ पर, हाँ कि जैसे भवन का सुख भी देता है चतुर्थ भाव, हाँ। लेकिन व्यक्ति धर्म की तरफ चला गया और वो मटेरियलिस्टिक नहीं हुआ, तो वो घर तो मैटेरियलिस्ट। नहीं बनवा पाया लेकिन उसने मंदिर बनवा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल 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 देखा जा सकता है भाई, लेकिन सामने राहु भी तो बैठे हुए हैं, राहु भी तो साथ में हाँ। है ना। तो जी। राहु का इम्पैक्ट तो हमेशा रहना ही रहना है, तो गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, गड़बड़ जी। तो दिख रही है। तो पाप ग्रहों का प्रभाव अगर बन गया विशेष रूप से चौथे भाव पर और दसम भाव में, दसम भाव में देखिए आप, गुरु कहाँ बैठ गए? भाग्य में, नीच के हो गए जाकर के, नीच। यस। है ना। मकर में नीच के तो हो जी। जाते हैं। जी। तो अच्छे कहाँ हुए इस बार कुंडली में? गुरु को ज्यादा अच्छे थोड़ी कहे जाएंगे। जी। तो नीच का हो सूर्य जाए। भी अपने से थर्ड में है। हाँ, मतलब ऐसे। सूर्य ये तो मैंने आपको थोड़े से सूत्र देने का प्रयास किया है। जब हम लोग आगे दशाध्याय पढ़ेंगे ना तो बाकी फिर इनका प्रयोग और कैसे होगा, दशाओं से कनेक्शन कैसे किया जाएगा, गोचर से कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तब इसका प्रयोग और निखर करके आएगा। अभी तो अब मैंने आपको इतना बता दिया आज कि भैया ऐसे करके तो चतुर्थांश कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, ग्रहों को कैसे कैसे फिट किया जाता है, फिर उसका बलाबल कैसे चेक किया जाता है, कौन सा ग्रह कितना बलवान हो गया जाकर के, चतुर्थांश कुंडली कितनी बलवान हो गई, फिर जाकर के उसको दशा से, गोचर से जोड़ा जाता है, तब जाकर के फल कथन किया जाता है। पूरा गणित करने के बाद में तब आप कहेंगे। ऐसे खाली इतना देख ठीक करके है सर। दशाएं सपोर्ट नहीं भाई को। जीवन का आधार क्या है? व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं का आधार क्या है? दशाएं ही तो हैं, दशाएं ही जीवन का आधार है। तो कब ऐसे ग्रह की दशा आ रही है जो होरा कुंडली में भी अच्छा है, दृष्टांत कुंडली में भी अच्छा है, चतुर्थांश कुंडली में भी अच्छा है, फिर वो गोचर में कहाँ चल रहा है, तो ये सारी बातें हमारे फल के आधार को एक तरह से समझ लीजिए ठप्पा लगा देती हैं कि सब चीजें पॉजिटिव हैं, तो माने ये जो कालखंड व्यक्ति का रहेगा, फिर उस ग्रह को देखेंगे वो किस भाव का स्वामी है ना, और चतुर्थांश कुंडली में कहाँ हम्म। बैठा है, तो भाई उस दिशा में जाकर के वो व्यक्ति को ले जाएगा। हर ग्रह की दिशा है। जैसे शनि है, शनि किस दिशा के स्वामी है? पश्चिम के स्वामी है। तो पश्चिम दिशा से भाग्योदय करा देंगे, कोई यात्रा हो जाएगी, बड़ी यात्रा संभव हो जाएगी उसकी, है ना। तो ये सारे विषय लेकर के ही हम फल कथन करेंगे। किसी एक टॉपिक पर को आधार बना करके कभी भी फल कथन हमको नहीं करना है। तो इसलिए कहता हूं मैं बार बार आपसे कि पहले पूरा ग्रंथ पढ़िए। सारी चीजें आपको, जब आप पूरा विषय समझ लेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो एक मैप आपके मन और मस्तिष्क में बन जाएगा कि भाई लगन कुंडली को वर्ग कुंडली से कैसे जोड़ करके, फिर दशाएं से कैसे जोड़ करके, फिर उसको गोचर से जोड़ करके, फिर उसको हम फल कथन कर देंगे। ये समय व्यक्ति का ऐसा रहने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही।